गूगल में सर्च करेंगे ना, लगभग यही है भट्टा परसौल। ये देख रहे हैं ना, ये ग्रेटर नोएडा का ही मामला था, देख रहे हैं ना, ये भट्टा परसौल, इसकी ज़मीनें ये सब होंगी। तो यहाँ पे एक भट्टा परसौल कांड देख ही रहे हैं ना, ये भट्टा परसौल कांड के नाम से था। वहाँ पे 4-5 आदमी, ये देखिए राहुल गांधी भट्टा परसौल पहुँचे थे, देख रहे हैं ना। 15 साल बाद किसानों को मिलेगा मुआवजा, जो भी है मतलब। तो यहाँ पे अथॉरिटी अधिग्रहण कर रही थी, किसान विरोध कर रहे थे। वहाँ पे पुलिस में और किसानों में लड़ाई हो गई, 4-5 किसान मर गए, 1-2 पुलिस वाले भी मर गए। ये बहुत हाईलाइट हुआ। और यहाँ पे राहुल गांधी पहुँच गए थे चुपके से, यानी चोरी से पहुँचे थे, बाइक से पहुँचे थे। अच्छा, रिसेंट आर्टिकल। अच्छा, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। ये कब हुआ? 2011 की बात है, ठीक है ना। वहाँ राहुल गांधी पहुँचे, देखे किसानों की समस्या। भाजपा अपोजिशन में था, केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। ये गए, इनकी अंतरात्मा जगी और वो जो भूमि अधिग्रहण बिल चल रहा था उसको लेके आए, और उसमें क्या नाम कि वो क्या बोलते हैं, प्रेस वार्ता वगैरह जो होती है ना, उसमें फाड़ के फेंक दिया है, ये कूड़ा है। और फिर उसके बाद भूमि अधिग्रहण बिल दूसरा आया, जिसको बोलते हैं भूमि अधिग्रहण बिल 2013। उस बिल में और केवल यही कांड नहीं था, एनटीपीसी दादरी अनिल धीरूभाई अंबानी गैस पावर प्लांट बन रहा था, वहाँ भी ज़मीनों का कांड था। बीपी सिंह वगैरह बहुत लोग विरोध में थे। पीछे एनटीपीसी का प्लांट है, वो किसका है? वहाँ ये तो एनटीपीसी है, तो उसका है कोयला, मतलब कोयला, थर्मल पावर है ये। तो वो गैस पावर प्लांट बन रहा था, उसी के जस्ट सटा हुआ ही था। उसके पीछे डासना एक तहसील है, उसके पास। तो वहाँ हंगामा। उसके बाद सिंगूर कांड का नाम सुने होंगे, बंगाल में। वो आपका तो फेमस है। बंगाल में तो एक ही कांड नहीं है, कितने कांड चल रहे, तो आपको बंगाल से आप हैं, आपको खुद ही पता है। उसके बाद महाराष्ट्र में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का था, वहाँ पे मामला। साउथ में, देश में जगह जगह चल रहा था। तो अब वही भूमि अधिग्रहण बिल फिर दूसरा आ गया। राहुल गांधी का काफ़ी बड़ा श्रेय है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। उन्हीं की वजह से ये भूमि अधिग्रहण बिल दूसरा आया और उसमें क्लियर हो गया। चूँकि मनमोहन सिंह जो थे, जो मंत्रिमंडल था, वो चाहता था कि नहीं, इतना हम टाइट ना करें। भाई ये बताइए, अथॉरिटियों को ज़मीनें नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री कैसे बनेगा? वो ये, लेकिन राहुल गांधी के दबाव की वजह से कहीं ना कहीं भूमि अधिग्रहण बिल पूरी तरह से बदल गया। जो कि अगर रियल पूछिए मेरे लिए, तो मैं बोलूँगा कि ये भूमि अधिग्रहण पूर्ण रूप से किसान हित में है, देश हित में नहीं है। लेकिन देश की पूरी अथॉरिटियाँ कहीं ना कहीं सरकारें इसका दुरुपयोग करती है, तो ये भूमि अधिग्रहण बिल किसान हित में, देश हित में नहीं। भाई देश को लिए ज़मीन नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्री कैसे बनेगी? अब इस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल बदल गया पूरी तरह से। और 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ। 1 जनवरी 2014 से भूमि अधिग्रहण बिल लागू हो गया। फिर भाजपा की गवर्नमेंट आई तो वो उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते, क्योंकि भाजपा अपोजिशन में थी, तो वो दबाव डाली थी कि भाई भूमि अधिग्रहण किसान हित में। भाई किसानों की बात तो सब करता है, इसमें कहने वाली कोई बात थोड़ी नहीं है। तो अब भाजपा जब सत्ता में आई तो चाहिए कि कुछ उसमें अमेंडमेंट कर दें, कुछ मतलब सुधार करें कि ताकि इंडस्ट्री को ज़मीनें मिल जाए। फिर कांग्रेस हंगामा करती। तो आज वही भूमि अधिग्रहण बिल आज लेडी चला आ रहा है। जो लेटेस्ट चल रहा है 2014 वाला चल रहा है या 13 वाला चल रहा है। और उसके बाद मान लीजिए कि उसका प्रोविज़न हो गया कि अब कहीं भी देश में कोई भी अथॉरिटी अगर ज़मीन लेती है तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही है तो ले सकती है, नेशनल इंटरेस्ट में कर रही है तो ले सकती है, डिफेंस इंटरेस्ट में कर रही है तो ले सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट में काम क्या होता है? सरकारी स्कूल बना रही है, कॉलेज बना रही है, यूनिवर्सिटी बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, यानी पब्लिक से संबंधित कोई भी काम कर रही है तो अधिग्रहण कर सकती है। नेशनल इंटरेस्ट में अधिग्रहण कर सकती है, जैसे रेलवे लाइन बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो अधिग्रहण कर सकती है। डिफेंस इंटरेस्ट में मान लीजिए कि एयरपोर्ट भी बन रहा है, उसके लिए अधिग्रहण कर सकती है। एयरफोर्स स्टेशन बन रहा है, उसके लिए अधिग्रहण कर सकती है। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वो बन आर्मी से रिलेटेड कोई छावनी बन रही है तो अधिग्रहण कर सकती है। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए अधिग्रहण नहीं कर सकती। अगर अधिग्रहण भी करेगी तो उनका रेट नहीं चलेगा, सर्किल रेट का 4 गुना देना पड़ेगा। सर्किल रेट का 4 गुना या मार्केट रेट का 4 गुना देना पड़ेगा। तो आप सुनते होंगे कि अब गाँव में जब ज़मीन रोड निकल रहा है तो किसान हंस के ज़मीनों को दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट रेट जस्ट बगल में मार्केट रेट कम है और जो वहाँ से रोड निकल रहा है वहाँ पे मार्केट रेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और जिसका मकान आ जा रहा है उसका तो और ज़्यादा मिल रहा है। आप सुने होंगे ये एक
कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि एक ट्रेन के डब्बे जैसे खेतों में मकान बन गए। वो कांड अगर दिखाएं हम तो न्यूज़ में है पूरा कि एक लाइन से खेतों में घर बन गया। अच्छा, वो क्यों बनाया उन्होंने? कुछ मुआवजा के लिए, वो सिंडिकेट है, वो सिंडिकेट ने बोला यहाँ पे घर बना दो, तुम लोग को मुआवजा और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो ये ठीक है ना। पैसे का लालच ऐसी चीज है कि क्या सरकार, क्या प्रशासन और क्या जनता, सबके सब लालच के माया जाल में फंस जाते हैं, जिसका साफ उदाहरण है मध्य प्रदेश का सिंगरौली, जहां मुआवजे के लिए एक ऐसे खेल का पर्दाफाश हुआ है जिसने प्रशासन की नींद ही उड़ा दी है। सिंगरौली में निर्माणाधीन प्रयागराज हाईवे पर मुआवजे का खेल शुरू हो गया है, जहां पहले देख रहे ना, ये एक लाइन से बनते चले गए ना। कुछ गिने चुने मकान थे, अब वहां हजारों मकान बन गए हैं। हालांकि ज्यादातर मकान क्यों बने हैं, ये इसलिए कि मकान का मुआवजा ज्यादा, आधे अधूरे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि ये मकान उस जगह पर बने हैं जहां से सिंगरौली प्रयागराज नेशनल हाईवे गुजरने वाली है। मामला सिंगरौली प्रयाग एजेंट जो है, ये सिंडिकेट है, उसको पता चल गया यहाँ से रोड जा रही है, तो वो आके किसानों से गठजोड़ कर लिए भाई कि हम आपको मुआवजा यानी अभी 4 गुना मिलेगा तो हम 8 गुना दिलवाएंगे या 10 गुना जो भी था, मकान का अलग होता है और हाँ उसमें से हमें चाहिए। तो अब उसके लिए क्या चाहिए था, तो कुछ एजेंट ऐसे भी होंगे, चलो मैं अपना पैसा लगा के आपका मकान बना देता हूँ, जैसे भी गठजोड़ करके पूरा एक ट्रेन लाइन जैसे रोड जैसे होता है ना, ट्रेन का डब्बा जैसे दिख रहा है ना, मकान बनाते चले गए। समझ रहे हैं ना ये चीज। राज हाईवे का है। इस हाईवे का 70 किमी हिस्सा सिंगरौली जिले में आता है। इसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हाईवे प्रोजेक्ट पास होने के बाद ही अधिक मुआवजा दिलाने के लिए दलालों का रैकेट सक्रिय हो गया और कुछ ही महीनों में 2500 मकान बन गए। देखा ना, तो ये 2500 मकान ये बन गए इनका। मैं मान लीजिए कि कोई ये पीस ऑफ लैंड है, हाँ लेट्स से 100 नंबर है कोई, ठीक है हाँ। तो इस पे नोटिस आया, जो ये एक्विजिशन का बता रहा हूँ मैं, जो मैंने आपको नंबर दिया, हाँ, ठीक है। अब क्या ये नोटिस आया, अब क्या पार्शियली उन्होंने गवर्नमेंट ने इनसे ले लिया, जैसे आप बोल रहे थे ना आधा, और वो अपडेट नहीं हुआ, ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ आप नक्शे को देख के जो भू नक्शा में और भूलेख में है? देखिए अब जैसे उसमें आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे भूलेख में आप जाएंगे, ठीक है ना, भूलेख में अगर आप जाते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब जैसे इसको हटाते हैं कि गवर्नमेंट ने ले लिया और अपडेट नहीं हुआ, मेरे कहने का मतलब ये है। अगर अब अपडेट नहीं, वो तो चीज़ें जो होती है, देखिए गवर्नमेंट अगर जमीन लेगी तो तत्काल अपडेट होती है, वो तुरंत हो जाना चाहिए, वो तत्काल, क्योंकि वो गवर्नमेंट वाली बातें हैं, वो गवर्नमेंट वाली बातें हैं, वो तत्काल अपडेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, उसमें डिले नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि पब्लिक डोमेन में आ जाए चीज़ें, कोई पब्लिक फंसे ना, हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो। अब उनके आदेश को कौन रोकेगा? हमारा आपका म्यूटेशन तो चलिए बहुत लंबा चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उनके लिए उनका तो अपना है, तो उनका डायरेक्ट हो जाएगा कि हमारे से लेके अपना प्राधिकरण का हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें लेट नहीं लगता, उसमें तत्काल हो जाता है, ठीक है ना। चीज़ें रह गई कि कोई भी ज़मीन अब गवर्नमेंट हर चीज़ों पे कर रही है कि अब जैसे इस पे जाएंगे ना भूलेख पे, खुला नक्शा क्या नहीं अभी जैसे भूलेख को उस दिन मैं आपको दिखाया था ना टोटल, जैसे मान लीजिए कि कोई भी खसरा नंबर जाते हैं तो उसमें क्रय विक्रय की स्थिति देखेंगे, उसमें दिख जाएगा चीज़ें, नाम दिख जाएगा, तो देखे ना कि मेरे नाम बनाम मैंने किसको बेचा उसका नाम आएगा, तो वहाँ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बनाम किसान का नाम आ जाएगा। समझ रहे ना, वो दिख जाएगा, समझ रहे ना वो चीज़ें, ये चीज़ें तो शुरुआत से उस तरीके से चेंज आ जाएगी। हाँ निश्चित, अगर गवर्नमेंट ने लिया होगा तो गवर्नमेंट का रहेगा, दिख जाएगा भाई, कोई भी एक बेचने वाला खरीदने वाला दोनों का नाम दिख जाएगा, वही है, उसके अलावा कोई तो उसके जगह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दिखेगा या यमुना प्राधिकरण दिखेगा या नोएडा प्राधिकरण दिखेगा, उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं भाई। बहुत डाटा में जाना है तो पीछे जाके चेक करते हैं, बिना उससे आगे बढ़ता ही नहीं है कोई फाइल, पहले फाइल उसमें दिखती है फिर उसमें जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, इंजीनियरिंग कॉलोनी था पीछे वाला, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलोनी? हाँ पहली साइड थी। और कोई प्रश्न हो मन में, बाकी वो आप देखिए, अगर है तो बताइए, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर कुछ और डाउट्स रह गए हों, कोई और प्रश्न रह गए, बस वही था मेरा डाउट, जो कि आपका उस पर भूलेख पे भी दिख रहा है, भूनक्शा पे भी दिख रहा है, मगर ऐसा तो नहीं होता कि बाद में कहीं पे हो तो वो आप बता रहे कि अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट चढ़ा देती? बिल्कुल चढ़ाए,
ये नहीं कि मेरा है जमीन तो नहीं है, दूसरे का है, तो सबके लिए सेम है। देखिए यहाँ जितने लोग भी प्लाटिंग कर रहे हैं सबकी चीज़ें सेम है, कहीं अलग नहीं किसी का। और एक आपने आवासीय प्लॉट बोला था, क्या बोला था? तो इस रजिस्ट्री में क्या लिखा हुआ था? आवासीय मिलेगा। मैं अभी फिर रजिस्ट्री में हाँ, आपने यही बोला था कि ये देखिए ये सर 8 क्या नाम है, सेक्शन 143 मैं था कि क्या था, लैंड कन्वर्शन यहाँ यहाँ का होता। दिखाया, यहाँ का दिखाया था क्या दिखा था? 143 तो यहाँ का इस जमीन इसका है? इसका है, अच्छा अच्छा अच्छा। वो निरस्त हो चुका है, कोई मतलब नहीं उसका। निरस्त मतलब? निरस्त मतलब वो खाली। डिसमिस हो चुका है। डिसमिस हो चुका है। Dismiss। अच्छा, आपने अप्लाई किया था मगर? नहीं मैंने नहीं, पहले कोई करा रखा था, वो करप्शन था। अच्छा 143 की बात कर रहे हैं ना। हाँ 143 मैंने अब- आपको डिटेल में समझाया था कि 143 अब उसका नाम बदल गया 80 हो गया, उसका रीजन ये है कि ATC हो गया। अब ATC हो गया, BNS जो नाम हो गया। पहले कोई मर्डर करता है तो धारा क्या लगती थी, 302 लगती थी। अच्छा अब देखिए BNS की धारा 101, बीएनएस के सुना नहीं। भारतीय न्याय संहिता एक अच्छा। नया बदल गया है ना, अच्छा समझ में आ रहा है ना। तो पहले जैसे ये लगती थी ना, पहले ये धारा लगती थी 302 लगती थी, अब 103 ठीक है ना। अब 101 हो गई है, ठीक है ना। 302 के जगह पे अब नीचे धारा वीडियो चल रही है। 103 कर दिया गया। 103 है ना, नीचे वीडियो में भी देखोगे ना आप। अच्छा वीडियो में 103 हो गया ना, तो पहले 103 दिखा रहा है। हाँ, तो पहले वो धारा अलग थी ना वो, हाँ ठीक है ना। पहले धारा तो ये पूरी चीज़ें बदल गई है ना अभी इस समय। पहले 143 थी, अब ATC हो गया है। और भूमि अधिग्रहण जो है ना, उसके बारे में मैं आपको उस दिन भी डिटेल में बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि देखिए भूमि अधिग्रहण जैसे देखिए ज़मीन जो आप कहीं भी खरीदने जा रहे हैं, 143 जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में मैं बात करूँ तो 143 के लिए एप्लीकेशन जाता है SDM के पास, SDM फॉरवर्ड करते हैं कानून को, कानून को फॉरवर्ड करते हैं, सॉरी SDM फॉरवर्ड करते हैं तहसीलदार को, तहसीलदार फॉरवर्ड करते हैं कानून को, कानून को फॉरवर्ड करते हैं पटवारी को, जो लेखपाल बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट वो लगती है। तो हर लेखपाल के पास जैसे पब्लिक डोमेन में दो होती है, एक होती है खतौनी, एक होती है नक्शा। नक्शा ये बताता है कि आपकी ज़मीन स्थित कहाँ है, जो आप भू नक्शा खोल रहे थे, जो उस दिन आपको दिखाया था। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रहता है उसमें। हाँ, तो वो नक्शा बताता है इसकी ज़मीन की लोकेशन क्या है, और खतौनी बताता है इसका मालिक कौन है। और एक होता है खसरा रजिस्टर, वो पटवारी लेखपालों के पास होता है। तो उसमें ये लिखा रहता है इसकी स्थिति क्या है, यानी उसमें गन्ने की मतलब जो खसरा होता है, तो जितने पटवारी या लेखपाल होते हैं उनकी ड्यूटी होती है। भारत में 2 फसल होता है, एक रबी की एक खरीफ की फसल होती है, एक गर्मी की एक ठंडी की फसल होती है। तो उनकी ड्यूटी होती है कि हर खेत घूमना और लिखना खेतों में देख के कि भाई इस खेत में, इस खसरे में या इस खतौनी में कौन सा फसल लगा है। गन्ने की फसल लगा है तो गन्ने की फसल लिखेंगे, गेहूं की फसल लगा है तो गेहूं की लगेंगे, धान की फसल लगा है तो हाँ धान की फसल लिखेंगे, आलू की फसल लगा है तो आलू की। इस चीज़ से गवर्नमेंट को डाटा जाता है कि हमारे देश में गन्ने की फसल कितनी है, आलू की फसल कितनी है, अरहर की फसल कितनी है, तिलहन यानी सरसों की फसल कितनी है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को डाटा जाता है। अगर कोई दैवीय आपदा आ जाती है तो इसी आधार पर कंपनसेशन मिलता है, कंपनसेशन मिलता है। अब मान लीजिए खसरे में अगर गन्ने की फसल लगी हुई है, अब भले ही गेहूं का फसल लगाओ, आग लग गई, अगर जल गया तो गन्ने का पैसा मिलेगा। लेकिन आपने गन्ना बोया है, खसरे में अगर गेहूं की फसल अगर दिखाया गया है तो आपको गेहूं का पैसा मिलेगा। समझ रहे ना। बाढ़ आ जाएगी, अगर फसल बर्बाद हो गया तो उसी आधार पर मिलेगा, क्योंकि खसरा जो बोलेगा उसी आधार पर आपको मिलेगा। तो खसरा का बहुत बड़ा महत्व है। अब मान लीजिए उसी में कोई खेती ऐसी होती है जिसको आपने खेती नहीं कर रहे हैं, पड़ती छोड़ दिया, तो वहाँ लिखेंगे नवीन पड़ती। कोई खेत ऐसा है कि बहुत दिनों से खेती हो नहीं रही है तो उसको लिख देंगे पड़ती, ठीक है। नवीन पड़ती हटा के पड़ती रख देंगे, जो कई सालों से 10 सालों से वैसे है। कुछ ज़मीन ऐसी होती है जिसमें झुग्गी झोपड़ी बन जाता है, कुछ ज़मीन ऐसा होता है जिसमें झुग्गी झोपड़ी बन जाती है, तो वहाँ लिखते हैं पटवारी आंशिक आवास। या कोई ऐसी ज़मीन होती है जिसमें मान के चलिए कि ज़मीन ऐसी होती है जिस पर पक्का मकान बन गया, चलिए चारों तरफ से बाउंड्री हो गई, बीच में मकान बन गया, खेती नहीं हो रही है, पूरे के पूरे आवासीय यूज हो रहा है, तो वहाँ लिखेंगे आवासीय, यानी खेती से अलग हट जाएगा। अब वो आवासीय लगातार 10 सालों से चढ़ते चला आ रहा है, कहीं की भी ज़मीन हो, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और होता है, मान ली